बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ा और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, और फिर हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को जिस तरह स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन किया, उसमें हमने थॉमस ऑटले को डिफ़ाइन किया, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ डिफ़ाइन किया और ये कहा कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ बेसिकली पॉलिटिकल बैटल बिटवीन द लूजर्स एंड द विनर्स। और फिर उसके बाद जेरी कोहन ने उसको बड़ा लिबरली डिफ़ाइन किया और कहा कि इट इज़ अ कम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप अमंग द स्टेट्स। तो इस तरह हम इस लिहाज से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में दो बड़े अप्रोचेस को पढ़ते हैं। एक इकोनॉमिक रियलिज्म को पढ़ते हैं जिस तरह थॉमस ऑटले ने कहा, और एक जेरी कोहन के इकोनॉमिक लिबरलिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म को, इकोनॉमिक रियलिज्म को इनफैक्ट पढ़ेंगे, जिसको हम मर्केंटिलिज्म भी कहते हैं, और उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, मर्केंटिलिज्म एंड उस वक़्त पुरानी जो थ्योरी है क्लासिक मर्केंटिलिज्म, और फिर इस वक्त जो जदीद थ्योरी है ये न्यू मर्केंटिलिज्म है। तो इसको समझते हैं कि मर्केंटिलिज्म और न्यू मर्केंटिलिज्म, जिसको हम इकोनॉमिक रियलिज्म कहते हैं, वो क्या है। सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझते हैं कि मर्केंटिलिज्म कहती क्या है। उससे भी पहले आप ये समझ लीजिए कि मर्केंटिलिज्म की जो थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है, ये बेसिकली स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमिक प्लान है, और ये बेसिकली अपीयर हुई इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें देखने को मिलती है 16 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक हमें दिखाई देती है। और ये बेसिकली यूरोप में और स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में ये आई है ये थ्योरी, जिसमें मतलब ब्रिटिश, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में वगैरह में ये थ्योरी जो है सबसे पहले आई थी 16 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक। बेसिकली मर्केंटिलिज्म का कहना क्या है? मर्केंटिलिज्म कहती है कि स्टेट को अपनी वेल्थ बढ़ानी चाहिए। उसको वो बुलियनिज्म का नाम देते हैं। पुराने वक्तों में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 16 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी में इसका आगाज़ हुआ, तो उस वक़्त जो करेंसी थी, उस ज़माने की जो करेंसी थी, वो था गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो इन दोनों को बुलियंस कहते थे। बुलियंस वो कहते थे कि स्टेट को चाहिए कि वो बुलियंस को जो है वो इंक्रीज़ करें। किस लिए? ताकि एक मुल्क के पास जितने भी मतलब बुलियंस होंगे, जितना वो मुल्क मालदार होगा, अमीर होगा, तो इससे वो अपनी सिक्योरिटी को और डिफेंस को इंश्योर करेगा। तो स्टेट को चाहिए कि अपने सिक्योरिटी की पर्पस के लिए वो बुलियंस को यानी वेल्थ को इंक्रीज़ करें। ठीक है, ये उसका पहला नुक्ता था। और दूसरा नुक्ता ये था कि स्टेट जो है वो बुलियन कैसे इंक्रीज़ करेगा, बुलियनिज्म कैसे करेगा। तो उसने कहा कि स्टेट को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इम्पोर्ट कम करें, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले उनको बुलियंस मिलेंगे, उनको गोल्ड और सिल्वर मिलेगा। और जब वो इम्पोर्ट करते हैं तो फिर वो ज़ाहिरी बात है बुलियंस वहाँ से जाएंगे तो वो कम होंगे। तो इसलिए स्टेट को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम से कम करें, तो जिसकी वजह से बुलियंस जो हैं वो मुल्क में रहेंगे, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, और अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बुलियंस आएंगे। तो इसको उन्होंने नाम दिया बुलियनिज्म का। तो ये मेन जो क्रक्स है इनके, वो ये हैं, ये दो, कि स्टेट को चाहिए कि अपनी वेल्थ को बढ़ाएं, जिनको बुलियनिज्म कहा, और फिर कहा कि स्टेट को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें और इम्पोर्ट को कम करें। तो ये कोर एलिमेंट्स हैं, कोर आइडिया है मर्केंटिलिज्म का। ठीक है, अब जहाँ तक मर्केंटिलिज्म की बात है, उसके बेसिक फीचर्स की बात है, तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो ये कहते हैं कि वेल्थ को ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। तो अब थोड़े से बेसिक फीचर्स इसके पढ़ते हैं मर्केंटिलिज्म के, कि वो अपने इन दो मकासद को, यानी किस तरह वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा करेंगे और बुलियंस को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो स्टेट को क्या करना चाहिए। तो मर्केंटिलिज्म के तहत जो स्टेट जो स्ट्रेटजी अपनाती है वो ये है। सबसे पहले उसमें बात करते हैं वो प्रोटेक्शनिज्म की। प्रोटेक्शनिज्म के तहत वो कहते हैं कि स्टेट को चाहिए कि अपने डोमेस्टिक जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करें, उनको बैरूनी या फॉरेन ट्रेड से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से दूर रखें। क्योंकि वो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब कोई बाहर की कंपनी आएगी और आपके मुल्क में ट्रेड करेगी, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी आपके मुल्क में अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी, तो इससे दो किस्म के नुकसान होंगे अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिस्ट। एक नुकसान ये होगा कि यहाँ से बुलियन, जिसको वो पैसे कहते हैं, करेंसी, वेल्थ, यहाँ से बाहर जाएगा,
उस कंपनी को जिस कंपनी का वो है। और दूसरी बात ये होगी कि जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो फिर लोग डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स होंगे वो नहीं खरीदेंगे। ज़ाहिर बात है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे जो बाहर से आते हैं, तो फिर उसके मुकाबले में जो लोकल होते हैं वो कोई नहीं खरीदते। तो इससे ज़ाहिर बात है कि अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट ये बात है कि अपने लोकल ट्रेड को प्रोटेक्ट करें, उनको बाहर की असर से बचाएं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक फीचर है मर्केंटलिस्ट थ्योरी का। दूसरा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट वो कहते हैं कि स्टेट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बनाई हुई चीज़ें उनके रियासत के बाशिंदे ख़रीदें। उनको ये बताया जाए कि अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं और आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकल चीज़ें ख़रीदें। तो लोकल चीज़ें ख़रीदने से एक तो आप इंपोर्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के उन चीज़ों से बच जाएंगे। दूसरी बात ये होगी कि आपके मुल्क के जो पैसे हैं वो मुल्क ही के अंदर रोटेट करेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है मर्केंटलिज्म थ्योरी का। तीसरे नंबर पर बात है जो कि पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ कि वो कहते हैं कि जी इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें। तो इस पर्पस को हासिल करने के लिए मर्केंटलिस्ट जो 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 स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि टैरिफ को ज़्यादा करें इंपोर्ट्स के ऊपर। यानी अगर कोई कंपनी कोई मुल्क इंपोर्ट आप करते हैं कोई चीज़ या कोई चीज़ बाहर की दुनिया बाहर की कंपनीज वो लाना चाहती हैं तो उस पर टैरिफ टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें ताकि उससे वो इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज हो जाए और ख़त्म हो जाए, इंपोर्ट ना हो। तो इसलिए ये भी उनकी थ्योरी है, उनका एक फीचर है मर्केंटलिज्म थ्योरी का कि वो कहते हैं कि टैरिफ को जो है वो इम्पोज करें। चौथे नंबर पर वो कहते हैं कि सब्सिडी दें। यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर सब्सिडी दें। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि अगर चीज़ 100 की मिल रही है तो गवर्नमेंट उसको 70 का दे देती है ताकि वो सस्ती में पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें। तो इससे ये होता है कि इससे सब्सिडी से तो गवर्नमेंट ख़ुद भी अपनी जेब से भी पैसे लगाती है, लेकिन चूँकि वो चीज़ जब सस्ती हो जाती है तो जब ज़्यादा तादाद में लोग उसको ख़रीदते हैं तो फिर वो उसमें वो कवर हो जाता है, वो गैप जो है उसमें फिल हो जाता है और प्रॉफिट भी हुकूमत को मिलती है। ठीक है, तो सब्सिडी देना भी मर्केंटलिस्ट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पाँचवें नंबर पर वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो ट्रेड के लिए जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो भी नेशनलाइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइवेटली उसको करें ट्रांसपोर्टेशन को तो उस पर जो ख़र्चा आता है तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ट्रेड वो करते हैं या फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर मुल्क के अंदर जो ट्रेड करते हैं तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नेशनलाइज होनी चाहिए ताकि उसमें भी कम से कम खर्चा आए और उसमें भी रियासत को बचत हो। ठीक है, और छठे नंबर पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मर्केंटलिज्म के तहत वो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए आपको एक डोमेस्टिक अंदरूनी मुल्क के अंदर एक मार्केट की ज़रूरत होती है और जितने लोग ज़्यादा होंगे तो उतनी ही आपकी मार्केट ज़्यादा होंगी और उतने उस चीज़ को ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो मतलब है कि एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक्सपोर्ट के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो वर्क करती हैं। एक जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई मुल्क तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर उससे बेटर क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है तो फिर आपकी चीज़ कोई नहीं ख़रीदेगा, उसकी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो मुल्क इंपोर्ट नहीं करेगा अगर उनको उससे बेटर क्वालिटी की चीज़ मिल रही हो। और दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है उस चीज़ की प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क एक चीज़ बना रहा है और वो उसको बहुत महंगे में पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बना रहे उसको 100 रुपये का पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो 120 का फ़रोख्त करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई दूसरा मुल्क जिसको वो चीज़ सस्ते में पड़ रही है और वो उसको 100 रुपये में फ़रोख्त करता है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में उस 100 रुपये की वो ख़रीदी जाएगी और आपकी जो 120 की है वो नहीं ख़रीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो इसलिए एक्सपोर्ट करना जो है वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इंपोर्ट करना जो डोमेस्टिक जो मार्केट होता है किसी मुल्क का तो ज़ाहिर बात है कि जब आप इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं और आप एमएनसीज़ को डिस्करेज करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ें जो है वो ख़रीदें तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी खासी पॉपुलेशन हो ताकि उससे मुल्क जो है वो कमाए और पैसा जो है वो रोटेट करें। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो मर्केंटलिज्म के हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं मर्केंटलिज्म की थ्योरी के जो मैंने आप सबको बयान किए।
यहाँ पर एक बात समझ लेने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मर्केंटलिस्ट की थ्योरी जो है, मर्केंटलिज्म की जो थ्योरी है, वो वेस्टर्न यूरोप में आई है। वेस्टर्न यूरोप में क्यों आई, इसकी जो वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि इंग्लैंड भी, अगर आप देखें वेस्टर्न यूरोप, तो उन्होंने भी जो तिजारती कंपनियां बनाई हैं और जो गए हैं फिर अफ्रीका में या फिर एशिया में, तो तिजारत की गरज से वो गए हैं और फिर वहाँ पर उन्होंने उनकी हुकूमतों पर कब्ज़ा किया और जो है वो बहुत अरसा तक उन पर हुकूमतें कई की हैं और उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाई हैं। तो इसलिए वो इस बात से खौफज़दा थे कि ऐसा ना हो कि आप अपने मुल्क में अलाव करें किसी इंटरनेशनल कंपनी को और फिर वो यहाँ पर आकर आपके मुल्क पे काबिज़ हो जाए। तो चूंकि उनके दिल में चोरी थी, उनके दिल में भी यही बदनीयती थी, तो जिसकी वजह से वो ये डर रहे थे कि दूसरे ममालिक को आप अलाव ना करें कि आपके मुल्क में ट्रेड करें। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम न्यू मर्केंटलिज्म की बात करते हैं, तो न्यू मर्केंटलिज्म की थ्योरी जो है वो मर्केंटलिज्म की थ्योरी ही है, जो कि वही स्टेट सेंटर्ड थ्योरी है, इकोनॉमिक प्लान है, और वही बात के वो ये कहते हैं कि स्टेट को अपने पैसे इंक्रीज़ करने चाहिए, बुलियंस इंक्रीज़ करने चाहिए। ज़ाहिरी बात है उस वक्त, जिस वक्त की ये क्लासिकल थ्योरी थी, तो उस वक्त तो बुलियंस कहते थे गोल्ड एंड सिल्वर को, लेकिन आजकल तो ज़ाहिरी बात है जनरल जो हमारी वेल्थ है उसको हम बुलियंस कहेंगे, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो इंपोर्ट को बढ़ाकर एक्सपोर्ट को बढ़ाकर और इंपोर्ट को कम करने की बात कर रहे थे। तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई मर्केंटलिज्म ने वो तो हमने डिस्कस कर ली पिछली स्लाइड में। अब 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और उसके नतीजे में जो आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, तो उसके नतीजे में आपने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई टैरिफ को कम करें और जो है वो ट्रेड करें, आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड करें, कम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप कायम करें। तो ज़ाहिर बात है कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नतीजे में अब हम ये नहीं कर सकता कोई मुल्क के वो कहे कि हम टैरिफ जो है बढ़ाना चाहते हैं इंपोर्ट्स पे, क्योंकि फिर वो ममालिक एतराज़ करेंगे फिर उन पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दीगर आईएमएफ वगैरह, कि भाई आप ऐसा ना करें। तो उस तहत फिर न्यू मर्केंटलिस्ट जो है वो अपने इन मकासद जो हमने पहले स्लाइड में पढ़े कि वेल्थ को बढ़ाना और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, वो जो मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, वो जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो न्यू मर्केंटलिस्ट की थ्योरी के तहत है। और वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। पहली बात उसमें ये है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स। न्यू मर्केंटलिज्म ये कहता है कि भाई ठीक है, अगर दुनिया हमें कहती है कि टैरिफ को ना लगाएं, इम्पोज ना करें, टैक्सेस को इम्पोज ना करें, तो हम टैक्सेस को इम्पोज नहीं करते, हम नॉन टैरिफ बैरियर्स बना देंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन हमारी कोई सिक्योरिटी के नाम पर, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर, और हमारी ये है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इतनी वो सख्त रिक्वायरमेंट्स, इतनी सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से कोई कंपनी जो है वो इंपोर्ट करने से उस मुल्क में डरती है। ठीक है, तो इसलिए वो डिस्करेज हो जाती है और वो जो ट्रेड है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं करती। तो इस तरह से हर्डल्स उनके लिए क्रिएट करके, नॉन टैरिफ हर्डल्स उनके लिए क्रिएट करके कंपनियों के लिए उनको ट्रेड करने से और इन्वेस्टमेंट करने से उस मुल्क में रोकता है और उनको डिस्करेज करता है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। दूसरी चीज़ है अपोजिंग आउटसोर्सिंग। अपोजिंग आउटसोर्सिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक मुल्क है जो एक चीज़ को बना रहा होता है और उससे रिलेटेड कोई दूसरा मुल्क कोई दूसरी चीज़ बना रहा होता है, तो ये मुल्क जो पहला वाला है ये सोचता है कि क्यों ना मैं ही इसको बनाऊं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क है वो गाड़ियाँ बनाता है और वो दूसरे मुल्क से टायर जो है वो इम्पोर्ट करता है, तो ये मुल्क सोचता है कि क्यों ना मैं खुद टायर बनाना शुरू कर दूं। तो वो खुद से टायर बनाना शुरू कर देता है और वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, और इस तरह वो इम्पोर्ट करने से, वो उस मुल्क से जो वो टायर इम्पोर्ट करता है उससे वो रुक जाता है। तो इस तरह वो इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि अगर तमाम ममालिक सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो फिर ट्रेड कैसे होगा। तो इसलिए मर्केंटलिज्म का जो बेसिक थ्योरी है वो ये है, मर्केंटलिस्ट का जो बेसिक फीचर है वो ये है कि वो कहते हैं हर मुल्क को सॉवरन होना, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ये होगा कि फिर ट्रेड नहीं होगी। इसके बरअक्स जो है लिबरलिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि किसी मुल्क को सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना चाहिए,
हर मुल्क को एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। जब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो इस तरह उनके दरमियान इंटरडिपेंडेंसी पैदा होगी और इस तरह वो एक दूसरे पर इन्हिसार करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, और जब वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे के साथ पीस में रहेंगे। तो ये लिबरलिस्ट कहते हैं। लेकिन जो रियलिस्ट है वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हर मुल्क को खुद मुख्तार होना चाहिए ताकि वो किसी की डिपेंडेंसी में ना रहे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसकी दूसरी मिसाल ये है कि अगर सऊदी अरब जो है वो तेल प्रोड्यूस करता है, तेल उनके पास है, और जापान जो है वो गाड़ियाँ बनाता है, तो अगर सऊदीया ये सोचे कि मैं गाड़ी भी खुद बनाऊंगा ताकि उसको इंपोर्ट ना करें, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इसको कहते हैं अपोजिंग आउटसोर्सिंग। तो ये न्यू मर्केंटिलिस्ट के यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि जी आउटसोर्सिंग को आप अपोज करें। ठीक है, इस तरह न्यू मर्केंटिलिस्ट के तहत एक और भी थीरी है, एक और भी चीज़ है, उसको हम कहते हैं बिगर द नेबर। बिगर द नेबर जो है उनके यहाँ कंसेप्ट है जो ये कहते हैं कि जी अगर कोई मुल्क है, फॉर एग्जांपल एक मुल्क है ए एक मुल्क है और वो किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, और एक मुल्क है बी, वो भी सेम चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें क्या करता है कि वो ए जो है वो बी के लिए हर्डल्स क्रिएट करता है इंटरनेशनल मार्केट में, या तो उसकी क्वालिटी को लेकर या फिर सर्टिफिकेशन में कोई मसाइल करता है, वो लॉबिंग करता है, वो लॉबी करता है, और इससे वो मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के लिए हर्डल्स क्रिएट करता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी चीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट करने से रोका जाए, और इस तरह वो अपनी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे मुल्क के लिए जो है वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। इसको कहते हैं बिगर द नेबर, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आखिरी चीज़ है जो न्यू मर्केंटिलिज्म के तहत है, वो है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि आईएमएफ से कहें कि आईएमएफ हमें कहे कि जी आप ये इकोनॉमिक प्लान अडॉप्ट करें, और हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, हम मर्केंटिलिज्म करेंगे या कोई और करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ममालिक क्या करते हैं कि वो लेबर यूनियन को जो है वो उनके साथ मिले हुए होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि जी ये पॉलिसी आईएमएफ हम पर इम्पोज करना चाहती हैं, लेकिन हमने आईएमएफ वालों से कहा है कि भाई हमारे लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, और उनसे वो कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो वो कहते हैं आईएमएफ वाले कि जी बेशक आप इसको ना करें। तो हम ये कहते हैं कि जी जब भी हम हमारे खिलाफ कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो हम यूनियन, जो लेबर यूनियन है, जो मज़दूरों की या फिर ताजिरों की जो यूनियन होती है, हम उनसे कहते हैं जी कि हम ऐसी पॉलिसी को एग्री करेंगे, लेकिन जब हम एग्री करें तो आपने एहतजाज शुरू करना है। तो इस तरह वो एहतजाज शुरू करते हैं और हम एहतजाज को रिकॉर्ड करके उनके सामने रखते हैं कि जी ठीक है, आपने आपकी बात तो मान ली, लेकिन ये देखिए हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उससे पैदा हो गई, हमारे लेबर यूनियन ने एहतजाज किया, वो इस बात को नहीं मानते, और इस तरह वो इसको उस पॉलिसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक न्यू अप्रोच है, एक न्यू तरीक़ेकार है कि जिसकी वजह से ममालिक जो हैं वो अपने मनपसंद जो इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं उनको जो है वो नाफिज करते हैं, और इसके बदले में जो आईएमएफ या जो दूसरी तंजीमें हैं वो जो कहती हैं ना, तो उसको जो है वो तब्दील करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यू मर्केंटिलिज्म के तहत जो ये आपने पढ़ा, हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास मर्केंटिलिज्म और न्यू मर्केंटिलिज्म की थीरी है। एक ही थीरी है लेकिन उसके मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, जिसका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि स्टेट को चाहिए कि वो अपनी वेल्थ को बढ़ाएं, जिनको उन्होंने बुलियनिज्म कहा, और वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाकर इंपोर्ट को कम करें ताकि बुलियन वेल्थ आपके मुल्क में रहे और आपके मुल्क से बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इनमें इस लेक्चर में मौजूद है जो मैंने आप सबके सामने डिस्कस किया। सवाल है व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मर्केंटिलिज्म एंड न्यू मर्केंटिलिज्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।